हो रही है ना, वो अपवर्तन की जो घटना है किसमें होती है? पारदर्शी माध्यम में होती है, पारदर्शी माध्यम में। ठीक है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? लेंस होता है। क्लियर ना? अब लेंस की अगर पहले तो हम समझने वाले हैं अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, सुनना ढंग से, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर ना? अब यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार के माध्यम होते हैं। एक होगा हमारे पास में विरल माध्यम और एक होगा हमारे पास में सरल माध्यम। सरल माध्यम को एक और नाम से हम बोलते हैं सघन माध्यम। ध्यान रखना इस बात को, है ना। अपवर्तन इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। पेपर में जब समझ में ना आए कि कौन सा विरल माध्यम होता है तो ध्यान रखना, जो वायु होगा वायु को हम बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? वायु को हम विरल माध्यम कहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि सरल माध्यम कौन कौन से होंगे हमारे पास में। जो सरल जो माध्यम होते हैं तो एक हमारे पास में है, जैसे कि हमने लिया जल। क्या लिया हमने? जल सरल माध्यम होगा। बर्फ की हम बात करेंगे तो बर्फ सरल माध्यम होगा। कांच की बात करेंगे तो कांच हमारे पास में सरल माध्यम होगा। ये सब हमारे पास में होते हैं सरल माध्यम। ये सब क्या होते हैं? सरल माध्यम होते हैं। और वायु क्या होगी हमारे पास में? विरल माध्यम। वायु के बाद में हम एक और बात कर सकते हैं निर्वात की, और निर्वात भी हमारे पास में क्या होता है? विरल माध्यम होता है। अब क्या होगा कि एक पारदर्शी माध्यम यहाँ पर है, दूसरा पारदर्शी माध्यम यहाँ पर है, तो प्रकाश किरण अब क्या हुआ कि अब यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई। मैंने इसको माना विरल माध्यम। क्या माना मैंने इसको? विरल माध्यम माना। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इस प्रकाश किरण को इस प्रकार से निकलना चाहिए यहां पर टकराई। ठीक है ना? अगर यहां पर पुलिस होती तो इधर की ओर आती है, आती कि नहीं आती? अब देखिए प्रकाश किरण कहां जाएगी? इधर नहीं आएगी, प्रकाश किरण इसी माध्यम में चली जाएगी। प्रकाश किरण इस माध्यम में चली जाएगी और जहां पर ये टकराएगी ना, ये है हमारे पास में पृथककारी पृष्ठ। क्या है? पृथककारी पृष्ठ है। अगर मैं देखूं तो प्रकाश किरण को इस सीधी रेखा में जाना चाहिए। कौन सी रेखा में जाना चाहिए था? सीधी रेखा में जाना चाहिए था। ठीक है ना? यहाँ पर ये है हमारे पास में, अब ये प्रकाश किरण जो टकरा रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और यहां पर जो बनेगा हमारे पास में बनेगा अभिलंब। क्या बनेगा? हमारे पास में अभिलंब बनेगा। ये हमारे पास में अभिलंब है। ठीक है, अब यहां पर एक अभिलंब तो ये हो गया हमारे पास में, दूसरे माध्यम का भी अभिलंब होगा। हमने ऊपर वाले को विरल माध्यम माना तो नीचे वाले को हमने माना सरल माध्यम। तो जब माध्यम परिवर्तित होगा तभी अपवर्तन की घटना होगी। जब माध्यम क्या होगा? परिवर्तित, तब अपवर्तन की घटना होगी। तो यहां पर एक अभिलंब हमारे पास में ये है ना, इसको एन माना तो मैंने इसको एन डेस माना और इसको मैंने मान लिया ओ। तो ध्यान देना, ठीक है। अभी क्या लेता था, ध्यान रखना कि प्रकाश किरण को जाना ऐसे था, प्रकाश किरण को इसके प्रकाश जाना, क्योंकि इसका मूल मार्ग तो यही ना, सीधा का सीधा, लेकिन ये मूल मार्ग पर जाकर ये इधर की ओर आ गई और इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अब बताओ जाना कहां था? इधर, लेकिन यहां पर ना जाकर पृथककारी पथ से टकराकर अपने मूल मार्ग से क्या हो गई है? विचलित हो गई। अपने मूल मार्ग से क्या हो गई है? विचलित हो गई। अब सुनना सिंपल सा एग्जांपल कि एक जो लड़का है अपने घर से स्कूल जा रहा है, इस घर से कहा जा रहा है? स्कूल, और स्कूल के बाहर उसका दोस्त मिल गया, उससे बोल रहा है चल अपन चाय पीने चलते हैं थड़ी पे। बच्चे का मूल मार्ग क्या था? स्कूल जाना, लेकिन वो कहा चल गया? चाय की थड़ी पे। अपने मूल मार्ग से विचलित हुआ कि नहीं हुआ? बस यही घटना क्या है? अपवर्तन। यही क्या है? अपवर्तन। वहां पर एक विद्यार्थी का अपवर्तन हुआ, लेकिन यहां पर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हमारे पास में क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या सर हमेशा ये कंडीशन होगी? हमेशा ये कंडीशन नहीं होती है, सुनना। ठीक है, तो दो बातें यहां पर, दो कंडीशन हमें याद रखनी है। और कौन कौन सी रखनी है? ध्यान रखनी है। मैंने आपसे कहा कि अपवर्तन की घटना दो माध्यम में होगी। एक माध्यम है मेरे पास में विरल, और दूसरा माध्यम है मेरे पास में सरल माध्यम। ठीक है, अब जो प्रकाश किरण होगी विरल से सरल की ओर जाएगी, विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, और एक बार प्रकाश किरण क्या होगी? सरल से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब क्या घटना होगी? सुनना एक एग्जाम्पल से। ये मेरा दोस्त है गोलू,
और गोलू भग रहा था रास्ते पे, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, है ना, ऐसे चल रहा था ये। अब जैसे गोलू भग रहा था तो भगते भगते यहाँ पर हो गई बरसात। जैसे बरसात हुई तो यहाँ पर भर गया पानी। क्या भर गया बताओ, यहाँ पर पानी। तो बरसात यहाँ पर हुई और पानी यहाँ पर रोड पर भर गया। तो अब जो गोलू की जो स्पीड थी, बताओ कम होगी कि ज्यादा होगी? सर कम हो जाएगी। गोलू की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। अब 5 मिनट के बाद में, भारी बरसात होने के बाद में बारिश बंद हो गई, ठीक है, और उस वहां पर पानी बिल्कुल सूख गया, ठीक है। वहां से जब आगे निकला गोलू तो वहां पर प्लेन रास्ता था, वहां पर कोई बारिश नहीं हुई थी। तो अब गोलू की स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी। गोलू की स्पीड क्या हो गई? अब बढ़ गई। अब ध्यान देना, जो पानी है, पानी को मैंने कहा था सरल माध्यम, पानी को मैंने कहा सरल माध्यम कहा, और यहां पर वायु थी तो इसको मैंने कहा विरल माध्यम। कहा विरल माध्यम। तो समझ में आया होगा, जब प्रकाश की, और यहां पर भी क्या था बताओ? विरल माध्यम। यहां पर भी क्या था? विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां गई? सरल माध्यम में गई, तो बताओ चाल क्या हो गई? कम हो गई चाल। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो उसकी जो चाल होती है, मतलब कि जो उसका जो वेग होता है, वेग हो जाता है कम। वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेग जब कम होगा तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। कहां झुकेगी? अभिलंब की ओर। तो प्रकाश किरण जो होगी, हमारे पास में क्या है? अभिलंब। तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। कहां झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। आगे बात समझ में, क्योंकि स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो प्रकाश किरण यूं ना जाकर वो क्या हो जाएगी? स्पीड कम होगी तो झुक जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देना, ये क्या था? सरल माध्यम। प्रकाश किरण सरल माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में। तो सरल माध्यम से विरल माध्यम में गई तो वेग का मान बढ़ा। बढ़ गया वेग का मान। तो वेग का मान बढ़ा, ठीक है ना। तो वेग का मान बढ़ेगा तो प्रकाश किरण अभिलंब जो होगा हमारे पास में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी, और यही घटना होती है अपवर्तन की। ये घटना क्या होती है? अपवर्तन की होती है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, पेपर में इस प्रकार से आएगा। अब जो अपवर्तन की घटना होती है किसके कारण होती है? तो अपवर्तन की घटना वेग में परिवर्तन के कारण होती है। क्लियर। क्या पूछा जाएगा पेपर में कि अपवर्तन की घटना किस कारण होती है? अपवर्तन की घटना वेग में परिवर्तन के कारण होती है। हमारा आंसर ये रहेगा। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा कि जो निर्वात है, निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो आपका ध्यान रखना है आपको, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम से ध्यान रखना, ठीक है। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा फोकस हमेशा यूनिट पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? यूनिट पर। अगर यूनिट पर फोकस आपका है तो आप सही कर दोगे, वरना कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। कि डेटा तो याद रहेगा हमें, लेकिन यूनिट याद होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट में गलती नहीं करनी है। बताओ किसके कारण प्रतिघटना होती है? वेग में परिवर्तन के कारण। क्लियर ना। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो वेग में कमी होती है, जिसके कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वेग में वृद्धि होती है, और वेग में वृद्धि के कारण प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। खत्म ये, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का जो पहला नियम होता है, ध्यान रखना, आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। रहेगा याद ये, आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम। क्लियर। ऐसा ही हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम में, बस वहां पर अपवर्तित किरण की जगह थी परावर्तित किरण। क्या थी वहां पर? परावर्तित किरण थी। कोई डाउट यहां तक समझने में?
ठीक है। दूसरा नियम यहां पर ध्यान रखना है, और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ठीक है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, अपवर्तन के दूसरे नियम को हम बोलते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम। स्नेल का अपवर्तन का नियम, स्नेल का अपवर्तन का नियम। कोई डाउट यहां तक समझने में? पेपर में आया हुआ है अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, तो स्नेल का द्वितीय नियम कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, तो ध्यान देना कि इसके अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब होता है साइन थीटा। क्लियर? और दूसरा होता है हमारे पास में अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब कि अब यहां पर साइन आई लिख दूं मैं थीटा की जगह, और यहां लिख दूं मैं साइन आर, लिख दिया। अब सर थीटा की जगह आपने आई क्यों लिखा? कि आपतन कोण को हम कैसे दर्शाते हैं? आई से, और अपवर्तन कोण को हम किससे दर्शाते हैं? आर से। इसलिए साइन आई बटा साइन आर जो होता है, ये होता है हमारे पास में नियत। क्या होता है? ये नियत होता है, मतलब कि ये कांस्टेंट राशि होती है। ठीक है, और यही जो होता है इसको हम बाद में कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं इसको? हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? रहेगा याद यहाँ? ठीक है, स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर क्या है? ये स्नेल का नियम, और यही क्या कहलाएगा बाद में? अपवर्तन का नियम कहलाएगा। कोई डाउट? कर लोगे इसको? ठीक है, तो खोखले कांच के गोलों के वक्र पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ध्यान रखना, लेंस क्या होता है? पारदर्शी, और दर्पण क्या होता है? अपारदर्शी। दर्पण क्या होगा? अपारदर्शी होगा, और लेंस क्या होगा? पारदर्शी होगा। ठीक है, अब यहां पर समझना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के? परिभाषाएं मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूं, है ना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा थी वो मैंने ले ली लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर हम केवल लेंस के प्रकार पढ़ेंगे। तो लेंस के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है हमारे पास में उत्तल लेंस, और दूसरा होता है हमारे पास में अवतल लेंस। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्लियर? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये गलती मत करना, है ना। ठीक है, लेंस दो प्रकार के हो गए हमारे पास में, एक तो उत्तल लेंस और एक हमारे पास में अवतल लेंस। तो ध्यान देना कि उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो किनारों से तो पतला वह बीच में से क्या होगा? मोटा होगा। किनारों से तो पतला और बीच में से क्या होगा? मोटा होगा, उसे हम कहेंगे अवतल लेंस। क्लियर ना? सॉरी, उत्तल लेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। वह लेंस जो किनारों से पतला वह बीच में से मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जो किनारों से तो क्या होगा? मोटा, और बीच में से क्या होगा? पतला, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर ना? ठीक है, अवतल लेंस उत्तल लेंस में क्या क्या अंतर होंगे वो भी हम खत्म कर देंगे अब। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो होगा, ठीक है, उत्तल लेंस इसकी जो लेंस शक्ति होती है, इसकी लेंस शक्ति या लेंस क्षमता जो होती है वो होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। रहेगा याद? इसकी लेंस शक्ति जो होती है वो कैसी होती है? धनात्मक। और इसकी जो लेंस शक्ति होती है, इसकी लेंस शक्ति वो होती है ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्लियर ना? ठीक है, इससे वास्तविक व आभासी दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। क्लियर ना? ठीक है, इससे सदैव आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रहेगा याद आप? क्लियर? ठीक है, अवतल दर्पण से
जो हमने प्रतिबिंब प्राप्त करा वो कैसा प्राप्त किया था? आभासी। अभी बताएंगे उसको भी। आभासी प्राप्त हुआ था। और सदैव कैसा बनता है? वस्तु से छोटा। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा। क्लियर? रहेगा याद आपको? रहेगा रहेगा? ठीक है, नोट्स में अगर देखा होगा तो याद होगा। ठीक है, चलो एक और पॉइंट यहां पर हो गया। यह है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। क्लियर ना? यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्लियर? एक और नाम है इसका, इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? अभिसारी लेंस। इसे हम क्या कहते हैं बताओ? अपसारी लेंस। क्या कहेंगे इसको हम? अपसारी लेंस। पेपर में ऐसा आ जाए किसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन ये लिखा हुआ है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अपसारी लेंस। ठीक है, अब देखो यह प्रकाश किरण भी कहां से आई? अनंत से ये इधर चल गई। ठीक है, अब ये आगे तो मिलेगी नहीं ना, पीछे बढ़ाएंगे इसको। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो कहां से जाएगी वो? मुख्य फोकस से जाएगी। मुख्य फोकस से तो बताओ ये इधर। बताओ वास्तव में प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को काटा क्या? नहीं काटा ना। हमने इनको पीछे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया था ना पीछे। जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को ना काटे, जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को ना काटे तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेगी नहीं क्योंकि कहां चल जाएगी? ये आगे, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी तो ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। ये पीछे हम इसको बढ़ाएंगे तो प्रकाश किरणें कहां पर काटेगी? एफ पर, मुख्य फोकस पर, F1 पर काटेगी। कहां काटेगी? F1 पर काटेगी। तो जो प्राप्त जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, इसमें होगा बिंदु के समान। किसके समान होगा? बिंदु के समान होगा। आने वाली जो कंडीशंस होगी वो भी इसमें अप्लाई करती है। ये प्रकाश किरण तो चल जाएगी और दूसरे प्रकाश किरण को हम और से भेजेंगे, यहां से भेजेंगे ना, तो प्रकाश किरण यहां काटेगी कि नहीं काटेगी? ये पर काटेगी तो वहां पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? F और O के बीच में। क्या बनेगा? F और O के बीच में बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? याददाश्त लोड क्या रही है? जब हमने क्लास में पढ़ा था तो याददाश्त लोड क्या रही है? हल्की हल्की सी सूत्र की। तो आपको पता ही है लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्लियर? v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, f का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक है, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी, f का मतलब फोकस दूरी। अगर यहां पर प्लस आ जाता बीच में, इन दोनों के बीच में अगर प्लस आ जाता तो फिर ये दर्पण सूत्र बन जाता। क्या बन जाता? ये दर्पण सूत्र। लेंस की जो आवर्धनता होती है, इसकी जो आवर्धनता होती है, आवर्धनता, आवर्धनता को हम एम से दर्शाते हैं और इसमें आवर्धनता v बटा क्या होता है? u बराबर h डेस अपॉन क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्लियर? इसमें आवर्धनता में अगर ध्यान देना, अगर इस आवर्धनता में अगर यहां पर माइनस आ जाता तो फिर ये लेंस की आवर्धन, ये दर्पण की आवर्धनता होती। अगर यहां पर v से पहले माइनस आ जाता तो ये हो जाता है हमारे पास में दर्पण की आवर्धनता। क्या होता है हमारे पास में? दर्पण की आवर्धनता। कोई डाउट यहां तक समझने में? ठीक है, अब देखो इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में खत्म करेंगे हम। 1/v प्लस माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर प्लस है तो ये होगा दर्पण सूत्र, अगर ये माइनस है तो ये बन जाएगा हमारे पास में लेंस सूत्र। इसी प्रकार से m बराबर v/u, ठीक है, माइनस, और यहां पर प्लस लिख देता हूं मैं, वैसे भी प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आगे हो तो, है ना। अगर प्लस हो तो वो हो जाएगा लेंस की आवर्धनता, लेंस की m, और अगर यहां पर माइनस हो तो ये हो जाएगा दर्पण की m। m का मतलब क्या है? आवर्धनता, दर्पण की आवर्धनता। कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? कर लोगे, गलती नहीं करनी है। यही कंफ्यूजन पेपर में रहते हैं और इन्हीं कंफ्यूजन के कारण हम गलतियां करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। बताओ किससे दर्शाते हैं इसको हम? P से। तो ध्यान देना P है
तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f होता है। मतलब कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता या लेंस शक्ति कहलाता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहलाएगा। कोई डाउट यहां तक समझने में? ठीक है, अब ध्यान देना, फोकस जो दूरी होती है f जो होता है, इसका जो मात्रक होता है फोकस दूरी का, फोकस दूरी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है वो? मीटर। अगर जब भी फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में हो, फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में हो तो हमें चेंज करनी पड़ती है मीटर में। किसमें चेंज करनी रहती है? मीटर में चेंज कर, ध्यान रखना इस बात को। अभी हाफ फील्ड में क्वेश्चन आया हुआ भी था इसी बेसिस पर, ठीक है ना, इस बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन तुमने वो भी गलत करा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो लेंस शक्ति, लेंस क्षमता जो होती है, इसका जो मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डाइऑप्टर। क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। क्लियर रहेगा याद? ठीक है, अगर ध्यान देना, अगर डी का मान, अगर डी का मान क्या है, प्लस में है, तो वो लेंस कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, वो लेंस होगा उत्तल लेंस। क्या होगा वो? उत्तल लेंस। अगर जिसमें डी का मान माइनस में हो, डी का मान माइनस में हो, तो वो हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। वो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक समझने में? बताओ। ठीक है, अगर डी का मान प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा, और डी का मान अगर माइनस में है तो वो अवतल लेंस होगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक समझने में? ठीक है, अब समझना, एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो, एक जो लेंस है, या मैंने बोला कि जो उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की एफ है, एफ कितनी है? मैंने माना 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता मुझे याद करनी, इसकी पी का मान मुझे याद करना है। तो कैसे इसको याद करेंगे हम? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। होता है P बराबर 1/f। बताओ, यहाँ पर जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो, उत्तल लेंस जो फोकस दूरी होती है, उसका मान प्लस में होता है कि माइनस में होता है? तो प्लस में। किसमें होता है? प्लस में। तो यहाँ पर f जो होगा, f आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 50। लेकिन बताओ, इस सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे हम? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बताओ किसका भाग दूंगा मैं? 100 का दूंगा, 100 का भाग। ठीक है, तो बताओ P बराबर क्या है? 1/f, 1/150/100 हो गया ना ये? तो हम क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा बताओ क्या हो गया? 50। इससे ये कट गया, कटा कि नहीं कटा? ठीक है, तो P का मान कितना आएगा? प्लस का 2D। कितना आ जाएगा? प्लस का 2D। बताओ, मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर अगर प्लस आएगा तो उत्तल लेंस। बताओ, प्लस प्लस में आया कि नहीं आया? आया ना? उत्तल लेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आ गया समझ में? बताओ, अगर यहाँ पर माइनस में होता, अगर इसको हम एफ को अगर माइनस में लेते, तो बताओ हमारा आंसर गलत होता कि नहीं होता? गलत होता। माइनस में कब लेना है? जब उत्तल अवतल लेंस हो, जब अवतल लेंस हो। कोई डाउट यहां तक समझने में? 1% भी? कर लो क्वेश्चन ऐसे। बताओ, अगर सेंटीमीटर में हो तो किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। अगर मीटर में फोकस दूरी दे रखी हो तो कोई चेंज नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? उसका मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक। मात्रक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? नंबर कटेंगे। क्या कटेंगे? नंबर कटेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। मात्रक लिखना कंपलसरी है एग्जाम में। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करा तो मात्रक लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है ना? ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, गारंटी। ठीक है, देखो पहले क्या है? राशि। फिर हम क्या लेने वाले हैं? अवतल दर्पण। अब हम ले रहे हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां पर हमारे पास में सबसे पहले u। u ऑलवेज क्या होगा? माइनस में। किसमें होगा? माइनस में। u का मान हमेशा माइनस में है। क्लियर? चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। f है, f। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको ये भी समझ लेना। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कार्तीय चिन्ह परिपाटी को भूल जाओ, केवल ग्राफ। क्या लिखना है? केवल ग्राफ। ध्यान रखना। बताओ, अवतल लेंस जो होगा, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, सॉरी हम अवतल दर्पण में, ठीक है ना? तो बताओ प्रतिबिंब किधर की तरफ बनता है? इधर की तरफ। 5 स्थितियों में क्या बनता है? इधर, इधर ही बनता है ना? तो बताओ इधर की जो दूरियां होगी वो माइनस में होगी कि प्लस में होगी? माइनस में। वेरी गुड, माइनस में होगी। ठीक है, तो बताओ इसकी जो फोकस दूरी किसमें होगी? माइनस में। ठीक है, किसमें होगी? माइनस में। आ गया समझ में? ठीक है,
उत्तल जो दर्पण है, तो बताओ उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? इधर की तरफ, इधर ही बनता है ना। तो बताओ इसकी जो फोकस दूरी होगी वो किस में होगी? प्लस में। क्लियर हो जाएगी, प्लस में हो गया याद। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, मतलब वी की, है ना। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। तो बताओ अवतल दूर दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? इधर की तरफ। तो बताओ कैसा हो जाएगा? माइनस में। किसमें हो जाएगा? माइनस में। बताओ उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है क्या? नहीं होता, तो मतलब इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है, आ गया समझ में। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आभासी प्रतिबिंब की। किसकी बात कर रहे हैं? आभासी प्रतिबिंब की। तो बताओ आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है क्या? बनता है। किधर बनता है? इधर की तरफ, इधर ही बनता है ना। तो बताओ कैसा हो जाएगा? प्लस। और इसमें भी कहां बनेगा? इधर की तरफ, तो प्लस। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर, याद हो जाएगी दूरियां। डाउट है दूरियों में? नहीं ना। अगर आपको ये टेबल याद है, ये टेबल आपको याद है, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, और ये टेबल किससे याद रखनी है आपको? इस ग्राफ से। अगर ग्राफ याद है आपको तो आप कर दोगे। बस ध्यान ये रखना है कि किधर वास्तविक बनता है और किधर आभासी बनता है, बस। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि केवल और केवल उत्तल दर्पण से, केवल और केवल उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके अलावा अवतल दर्पण में लास्ट में जो स्थिति होती है वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पर हम लेने वाले हैं अब लेंस में। किसमें लेने वाले हैं अपन? लेंस। लेंस की दूरियां यहां पर हम लिख रहे हैं अवतल लेंस, और यहां हम लिख रहे हैं उत्तल लेंस। और ये राशि बताओ ये क्या है? यू। यू का मतलब वस्तु की दूरी। बताओ वस्तु कहां पर होती है? हमेशा बाईं तरफ होती है, बाईं तरफ। तो जब बाईं तरफ की दूरियां माइनस में, बताओ इधर की दूरी माइनस में कि नहीं है? माइनस में। तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, एफ। एफ का मतलब फोकस दूरी। अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कहां बनता है? इधर की तरफ। तो इसकी फोकस दूरी भी कहां पर होगी? इधर की तरफ। तो बताओ माइनस में। किसमें है? तो उत्तल लेंस में, प्लस में। बताओ ऊपर वाली दूरियां सेम लग रही है क्या? लग रही है ना सेम? आ गया समझ में? बस यहां चेंज होने वाला एक जगह। अब यहां पर जो प्रतिबिंब है वास्तविक वी, वास्तविक वी का मतलब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में। तो बताओ उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहां बनता है? इधर, इधर बनता है ना। तो बताओ इधर क्या हो जाएगा? प्लस। अवतल से नहीं बनता, अवतल से नहीं बनता। वेरी गुड। अब हमारे पास में आभासी वी। बताओ अवतल लेंस में आभासी वी बनता है तो क्या बनता है? इधर की तरफ बनता है ना। तो क्या आ जाएगा? माइनस में। और उत्तल में माइनस में। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट समझने में बताओ। क्लियर। अगर आपको ये आ गया, आती है टेबल, तो आप सारे न्यूमेरिकल उड़ा दोगे। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को उड़ाएंगे। ठीक है।